नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम जून 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहली बात अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम को लेकर है। इसमें जो भी बातें महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा की दृष्टि से उन्हें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे अग्निपथ योजना क्या है, तो यह सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना, नौसेना में सेवा करने हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक भर्ती योजना है और ये भर्ती योजना अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए की जाएगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इस योजना की घोषणा की गई 14 जून 2022 को देश के रक्षा मंत्री द्वारा। कुछ और बातें हैं। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इस योजना में आयु सीमा क्या रखी गई है, भारतीय युवाओं के लिए 17.5 से 21 वर्ष, 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण जो युवा रहेंगे, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित होंगी। एक और बात इसमें कही गई है कि सशस्त्र बलों में इनकी एक अलग रैंक बनाने की बात इस योजना के अंतर्गत कही गई है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो इसमें अग्निवीरों का चयन किया जाएगा वो 4 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसमें 6 माह प्रशिक्षण होगा और 3.5 वर्ष की सेवा होगी। और 4 वर्ष की अवधि पूरे होने पर प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही सशस्त्र बलों में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। और इसी को लेकर थोड़ा बहुत देश में विरोध प्रदर्शन भी हुए। बाद में सरकार ने क्लेरिफाई किया कि 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद जो 75% अग्निवीर है वो क्या कर सकते हैं। तो हम उसी को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि 4 वर्ष बाद अग्निवीर क्या करेंगे। तो एक बात तुमने ये कही कि प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% की नियुक्ति स्थायी हो जाएगी। बाकी क्या कर सकते हैं, तो शेष क्या करेंगे। शेष 11.71 लाख रुपए का पैकेज, वित्तीय पैकेज सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो नए सिरे से जीवन की पुनः शुरुआत अग्निवीर कर सकते हैं, या तो वो उद्यमी बन सकते हैं। अगर वो उद्यमी बनते हैं तो बैंक से ऋण में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, और अगर पढ़ाई की सोचते हैं तो सरकार स्किल सर्टिफिकेट या ब्रिज कोर्स कराएगी। एक और बात इसमें कही गई है कि यार अगर अग्निवीर नौकरी की तरफ जाते हैं तो सीएपीएफ, असम राइफल्स, अनेक राज्यों की पुलिस एवं सहायक बलों में भर्ती प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सब बातें सरकार ने बाद में क्लेरिफाई की विरोध प्रदर्शन के बाद। तो अग्निपथ योजना जो भी हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता उस हिसाब से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें और भी बातें हो सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि अग्निपथ योजना का संबंध किससे है, तो एक भर्ती योजना है, सशस्त्र बलों में प्रवेश हेतु अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है। इसकी घोषणा कब की गई, अग्निवीर क्या है, ठीक है, आयु सीमा क्या है, 17.5 से 21 वर्ष। एक अलग रैंक बनाए जाने की बात इस योजना में कही गई है, ठीक है। अब जो अग्निवीर का चयन किया जाएगा कितनी वर्ष की अवधि के लिए होगा, ठीक है, कितने प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली बात सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से निर्मित अनेक वस्तुओं को 1 जुलाई 2022 से संपूर्ण भारत में प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। अब ये जो निर्णय है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अनुसार है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना है। क्यों? प्लास्टिक कचरे और अप्रबंधित प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए। अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो ये ऐसी प्लास्टिक वस्तुएं हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद फेंक दी जाती हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित कुछ वस्तुओं की एक लिस्ट जारी की गई, और इसी लिस्ट में जो भी वस्तुएं बताई गई हैं उन्हीं के देश भर में उपयोग, आयात, वितरण, बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। और ये कब से प्रभावी होगा, 1 जुलाई 2022। अब जो वस्तुएं जिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है उनमें से कुछ वस्तुओं को हम जान लेते हैं। जैसे गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक्स, सिगरेटों के लिए प्लास्टिक पैकिंग, प्लास्टिक के झंडे, थर्मोकॉल, प्लास्टिक के कप, गिलास, चम्मच, ये सब आते हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें हमको यही ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा
कि हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों पर प्रतिबंध कब से प्रभावी है? 1 जुलाई 2022। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात हाल ही में चर्चा में रहे व्यक्तित्व से है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और इन्होंने उद्धव ठाकरे की जगह ली है। उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को अपना इस्तीफा दिया था और उसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब जो शिंदे सरकार है उसमें शिवसेना के बागी विधायक भाजपा के साथ मिलकर अपनी सरकार इन्होंने बनाई है। कुछ और बातें महत्वपूर्ण हमारी एग्जाम की दृष्टि से, जैसे कि महाराष्ट्र में अगर हम देखें कि कितनी विधानसभा सीटें हैं तो 288 महाराष्ट्र में विधानसभा सीटें हैं। विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में जोड़ी मिलाने में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हमने ये कोशिश की है। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो उस समय तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? श्री भगत सिंह कोश्यारी। और हाल ही में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। एकनाथ शिंदे के बारे में ध्यान रखना है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, ये भाजपा के हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट NTRI के बारे में है, जिसका हाल ही में उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, यानी इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई। कब? 7 जून को, 7 जून 2022 को। क्या उद्देश्य है राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का? देश की जनजाति संस्कृति के विकास और कल्याण की दिशा में कार्य करने वाले एक शोध संस्थान के रूप में इसे स्थापित किया गया है। तुम्हें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। उद्देश्य को भी ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में एक विधेयक पारित किया गया जिसके अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित राज्यपाल की शक्तियों को मुख्यमंत्री को हस्तांतरित किए जाने से संबंधित है। और उसी से संबंधित जो विधेयक लाया गया उसका नाम है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022। पूछा जा सकता है। तो जैसा कि हमने बात की कि पश्चिम बंगाल के राज्य विश्वविद्यालयों संबंधी जो राज्यपाल की शक्तियां हैं मुख्यमंत्री को हस्तांतरित किए जाने संबंधित विधेयक है और इसे 13 जून 2022 को पारित कर दिया गया। अगर हम कुछ और बातें जानें कि विश्वविद्यालय संबंधी राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, तो सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल, और विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालांकि इसमें मंत्री परिषद की सलाह भी ली जाती है, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और वहां के मुख्यमंत्री के बीच मतभेद के चलते ये विधेयक पारित किया गया है। कुछ और बातें महत्वपूर्ण पूछी जा सकती हैं, जैसे कि तत्कालीन राज्यपाल कौन थे जब ये विधेयक लाया गया? तो जगदीप धनखड़, ये उस समय राज्यपाल थे जब ये विधेयक लाया गया। 13 जून 2022 की बात है, ये पारित हुआ। और सीएम कौन है? ममता बनर्जी। अब ये बात ध्यान रखनी है, अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में राज्य विश्वविद्यालयों संबंधी राज्यपाल की शक्तियों को मुख्यमंत्री को हस्तांतरित किए जाने संबंधी विधेयक पारित किया गया, तो वो होगा उत्तर पश्चिम बंगाल। इस रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल का संबंध किससे है? तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को जारी किया गया है। अब इसका संबंध किससे है? राष्ट्रीय पुरस्कारों के नामांकन हेतु एक डिजिटल पोर्टल है। इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों हेतु उपयुक्त पात्रों के चयन में पारदर्शिता लाने तथा ऐसे पुरस्कारों के वितरण में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु यह राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी राष्ट्रीय पुरस्कारों में जन सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके, उसमें पारदर्शिता लाया जा सके, इसीलिए ऐसा डिजिटल पोर्टल बनाया गया। अब राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे
हर साल सरकार पद्म पुरस्कार देती है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार हो गया। ऐसे ही जो सरकार पुरस्कार देती है उनसे संबंधित नामांकन हेतु एक डिजिटल पोर्टल है, जनता अपनी राय रख सकती है। तो ये बातें हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के बारे में हमें ध्यान रखनी है। अब एक अगली बात है राज्यसभा चुनाव 2022 के बारे में, जो मई जून 2022 में संपन्न हुए 15 राज्यों में 57 सीटों के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि राज्यसभा चुनाव मई जून में हुए हैं 15 राज्यों में 57 सीटों के लिए। अब अगर हम देखें कि इसके निष्कर्ष की बात करें तो 57 सीटों में अगर हम देखें तो 11 राज्यों के 41 उम्मीदवार तो निर्विरोध ही घोषित हो गए। बचे 4 राज्यों के 16 सीटों के लिए मतदान 10 जून को संपन्न हुए, जिसमें बीजेपी को 22 सीटें मिली, कांग्रेस को 9 सीटें, ऐसे ही कई पार्टियों ने सीटें अर्जित की। अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए, जिसमें 2 बीजेपी ने सीटें अर्जित की, वहीं 1 कांग्रेस को गई। तो ये एमपी में राज्यसभा चुनाव से संबंधित बातें थी। महत्वपूर्ण बात यही है कि हम ये बस ध्यान रखना है कि राज्यसभा चुनाव 2022 में मई जून 2022 में हुए 15 राज्यों में 57 सीटों के लिए। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या बातें देखी। हमने सबसे पहले अग्निपथ योजना के बारे में पढ़ा, फिर हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के पर प्रतिबंध को लेकर जानकारी एकनाथ शिंदे के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान के बारे में जाना, पश्चिम बंगाल से संबंधित जो विधेयक अभी पारित हुआ उसके बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल और फिर राज्यसभा चुनाव उसके बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।